संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। आज की क्लास जो मैं आज लाया हूं आपके लिए, ये उन बच्चों के लिए है जो मानते हैं कि मैंने तैयारी पूरी कर ली है, अब तो कभी भी एग्ज़ाम आए मैं उस एग्ज़ाम को क्रैक करूंगा। तो एग्ज़ाम से जाने से पहले एक बार एक एक टॉपिक पे एक सीरीज रहेगी, एक एक टॉपिक पे आपने कितनी तैयारी की है। मैं मानता हूं कि बहुत बढ़िया तैयारी की है, लेकिन आज की जो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं उस सीरीज में आपको प्रत्येक पॉइंट पे खुद का विश्लेषण करने का मौका मिलेगा। और भाई परीक्षा तो आने वाली है, परीक्षा 1 महीने, परीक्षा 2 महीने बाद में आएगी। उस समय से पहले पहले आपको जो भी कमियां हैं उसका पता चले और भरपूर तैयारी कर पाओ आप। इसके लिए मैं आज आपके लिए लाया हूं 25 सवाल, और 25 सवालों में से यदि मैं वादे से कह सकता हूं, दावे से कह सकता हूं कि 15 सवाल भी आपने आंसर बताने से पहले किए हैं तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। तो चलो हम फटाफट इसकी शुरुआत करते हैं सीरीज की, जिसमें 25 सवाल रोज लेके आऊंगा मैं, और आपको 15 सवाल भी यदि ढंग से किए हैं तो वो आपके लिए, आपकी तैयारी के लिए बेस्ट है। साथ साथ में उनके निष्कर्ष भी हम निकालेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे पहला जो सवाल आ रहा है, ध्यान से सुनना। पहला जो सवाल आएगा, सवाल आते ही आपको तुरंत बताना है। जो बच्चे ब्रिलियंट तैयारी वाले हैं वो उनके ऑप्शन नहीं देखे बगैर यदि कोई बता पाता है तो ब्रिलियंट श्रेणी में, और कुछ बच्चे जो ऑप्शन देखकर बताएंगे वो उनकी तैयारी भी काफी अच्छी है। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की देन है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? पहला सवाल। उत्तर आ रहा है आपके दिमाग में तो सोच के रखो। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। कांस्य युगीन, नव पाषाण युग की सभ्यता थी, पूरा पाषाण काल थी, या लोहा युगीन सभ्यता थी। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। पहला कांस्य युगीन, दूसरा नव पाषाण युग, तीसरा पूरा पाषाण युग, और चौथा लोहा युग। जल्दी से फटाफट आप सोच के रखो। अब मैं आपको उत्तर बताता हूं कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। आपको पता होगा हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ी थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपने देखा था कि तांबा और टिन को मिलाकर, तांबा, टिन और शीशा, ये 3-4 धातुएं थी। तांबा, टिन और शीशा, इस प्रकार की धातुएं वहां उपयोग ली जाती थी। इसीलिए तांबे और टिन को मिलाकर कांस्य का निर्माण किया जाता था, और इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया था। पहला सवाल था। मैं सोचता हूं कि सबने सही उत्तर सोचा होगा। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे है। दूसरा सवाल आपका है ये, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सवाल एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, मजा आने वाला आपकी क्लास में। कितने, मैं कह रहा हूं 25 में से 15 सवाल। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि थी वो कौन सी थी? आया कुछ आइडिया दिमाग में? बिना ऑप्शन के सोचने की कोशिश करो कि बिना ऑप्शन के भी आप इनके उत्तर बता पाओ। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? ऑप्शन है आपके तमिल लिपि, दूसरी ब्रह्मी लिपि, सी अरबी लिपि, और डी ज्ञात नहीं है। आप सबको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, इसलिए उस लिपि का कोई नाम नहीं दिया गया है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी, ज्ञात नहीं है। अगला सवाल फटाफट देखते हैं। अगला सवाल है, हड़प्पा नामक पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे है? हड़प्पा नामक पुरातात्विक स्थल। बहुत इजी सवाल है, बिना ऑप्शन के बता सकते हो, ज्यादा हार्ड सवाल नहीं है। मैंने जितने एग्जाम दिए उनके हिसाब से बनाया कि किन किन एग्जामों में किस प्रकार के सवाल आते हैं, वही सवाल मैंने रखे हैं इसमें से। और यदि ये बता पाओ तो तैयारी आपकी इस टॉपिक की संपूर्ण मान सकते हो आप। इजी सवाल है, हड़प्पा नामक पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे है? उत्तर आ गया होगा आपके दिमाग में। ऑप्शन आ रहे हैं रावी, झेलम, सिंधु और सतलज। रावी, झेलम, सिंधु या सतलज?
तो आप सबको पता है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस, कई सवाल आपको याद नहीं हो तो भी कई सवालों के उत्तर बड़े कॉमन सेंस से, अभी कई सवाल आएंगे जिनको आपको पता नहीं है, लेकिन आपका थोड़ा सा नॉलेज, आपका दिमाग यदि एक्टिव है तो आप उसके उत्तर दे पाओगे। हाँ, हमें पता है कि हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है इसको, सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं तो अपने आप नदी तो सिंधु नदी होगी। बिना सोचे समझे आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगा, याद नहीं है कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगा के आप इसका उत्तर दे पाओगे। चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है, अब बड़े आराम से देखो, चौथा सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्न में से कौन सा बंदरगाह था? निम्न में से। देखो सवाल को जब भी आप एग्जाम देने जाओ, सवाल को बड़े ध्यान से मनोयोग से देखना है। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनको हम बाद में एग्जाम देने के बाद में देखते हैं, पता चलता है यार मैं इसको ढंग से पढ़ लेता तो सही होता। तो देखो एक दो सवाल ऐसे भी रखे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्न में से कौन सा बंदरगाह था? ऑप्शन, इनमें से ऑप्शन देख के आपको बताना है, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और रोपड़। देखो आप सबको पता है, इस सवाल का भी मैं आपको एग्जाम में उत्तर देने का तरीका मैं बताता हूं कि आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी है, हड़प्पा सभ्यता पढ़ी है, तो उसमें आपने ज़्यादातर स्थलों के बारे में ये तो आइडिया हुआ होगा, कुछ आइडिया हुआ होगा कि ये कहाँ कहाँ है। और बंदरगाह की बात आ रही है तो बंदरगाह निश्चित तौर से किसी समुद्र के किनारे ही होगा। ये तो है नहीं कि किसी राजस्थान के बीच में जयपुर के आसपास बंदरगाह हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ऐसे स्थलों को देख कर भी आप काफ़ी कुछ आइडिया लगा सकते हो। देखो अपने को पता है कालीबंगा है, वो हनुमानगढ़ में है, राजस्थान में है, बंदरगाह से कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो अपने आप गलत हो गया। रोपड़ हरियाणा में है, यहाँ भी कोई समुद्र का। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में, ये भी कोई मतलब वाली बात नहीं है। और लोथल गुजरात में है, तो इसके अपने आप यदि आपको याद नहीं है तो भी अपने आप आपको पता है कि भाई गुजरात में बंदरगाह हो सकता है, बाकी तो नहीं हो सकता। और आपको मैं ये बताता चलूं कि जो लोथल है, ध्यान से सुनना है एक एक की बातें, लोथल दो नदियों के बीच में है, दो नदियां, एक साबरमती एक भोगाओ, दो नदियों के किनारे है ये लोथल, साबरमती और भोगाओ, इन नदियों के बीच में ये स्थित है। कहां है? गुजरात में। तो बहुत सारे सवाल इसमें क्लियर होते जा रहे हैं, अपने दिमाग में आते जाएंगे कि लोथल गुजरात में है, साबरमती और भोगाओ नदियों के बीच में है और लगभग समुद्र के आसपास है, और ये उस समय का एक बंदरगाह था। मैं आपको और बताता चलूं कि लोथल के अलावा रंगपुर, सुरकोटरा और प्रभास पाटन, तीन और बंदरगाह, यदि किसी प्रकार का सवाल चेंज कर दे तो तीन और बंदरगाह, रंगपुर, प्रभास पाटन और सुरकोटड़ा, ये तीन और बंदरगाह आप इसमें लिख सकते हो। सुरकोटड़ा, इनका नाम आए तो ये भी क्या थे? बंदरगाह थे। कौन सी सभ्यता के? सिंधु घाटी सभ्यता के। क्लियर होता जा रहा है एक एक पॉइंट। अगला सवाल है, सवाल आपकी स्क्रीन पे देखना, सवाल आ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? मैंने अभी कहा था कि सवाल को बहुत ध्यान से, जब भी आप परीक्षा दो तो बहुत ध्यान से। अब यदि यहां परिचित पढ़ लिया आपने बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रखी है, तो भी आपका उत्तर गलत आएगा। और वो एक सवाल जब आप एग्जाम देने जाओ और एग्जाम का रिजल्ट आए, उसी एक सवाल की वजह से हम फेल हो जाओ, जैसा कि एक बार मेरे साथ हुआ था। मैं उस एग्जाम में बैठा था, एक सवाल सीधा सा था और उस सीधे सवाल को मैंने ढंग से नहीं पढ़ा, और ढंग से नहीं पढ़ने की वजह से 0.33 से फेल हुआ था। मुझे 2 साल तक वो सवाल याद रहा कि यार काश वो नहीं ढंग से पढ़ लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। उसके बाद में मैंने प्रत्येक एग्जाम में, हर एक एग्जाम ये आता है नहीं वाले सवाल, और लगभग 90% बच्चे हैं वो नहीं पढ़ते, सीधा उस एग्जाम का दबाव होता है।
और एग्जाम के दबाव में वो उसका उत्तर ढंग से नहीं दे पाते। तो ऐसे सवाल देखो, अपरिचित, सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अपरिचित थे? ऑप्शन आपके सोना, लोहा, सीसा, टिन। देखो अभी मैंने बताया कि ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, मैंने कहा तांबा, टिन, सीसा, 2-3 का जिक्र किया था। तो टिन तो परिचित थे, वो शीशे से भी परिचित थे। अब यहां कन्फ्यूजन हो रहा है सोना और लोहा, जबकि इसका उत्तर होगा लोहा, क्योंकि सोना उस समय इंपोर्ट किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा। तो इसका उत्तर होगा लोहा। लेकिन पहले के उत्तरों से सीसा और टिन का अपने को पता है कि ये तो लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इससे तो क्या थे, परिचित थे। लगाओ दिमाग अपना, कितना नॉलेज है, क्या अभी बैठने लायक हो परीक्षा में, क्या आपकी तैयारी संपूर्ण है? कमेंट करके जरूर बताना मुझे आपके कितने सवाल आप एग्जैक्ट कर पाए थे। अगला सवाल है बड़े आराम से, हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण, ध्यान से समझना सवाल को, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था? सवाल सीधा सा समझा रहा है कि हड़प्पा काल में जो मुद्राएं मिली है वो किस धातु की बनी हुई होती थी, किस चीज की बनी हुई थी, धातु की किस चीज की बनी हुई होती थी? कुछ याद आ रहा है आपको कि हड़प्पा सभ्यता, आपने सिंधु घाटी सभ्यता पूरी पढ़ रखी है? मैंने तो घर वाले कहते हैं, बड़े कहते हैं, टीचर कहते हैं कि पढ़ाई कर ली, कि हमने तो कर ली। पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से पहले पढ़ने की जरूरत नहीं होती, सबसे प्राचीन पॉइंट यही आता है, हिस्ट्री में उठा के देखो तो क्या हमारी कंप्लीट हो गई। पहला पॉइंट, पहला टॉपिक, 25 सवाल, 25 में से 15 नहीं कर पाए, तो अपनी तैयारी में कुछ ना कुछ कमी है। ऑप्शन आपके लोहा, कांसा, टेराकोटा, तांबा। अब देखो भाई, इस लोहे से परिचित नहीं थे तो इसकी तो होने का सवाल ही नहीं है। अब यहां जरूर थोड़ा सा है कि इनसे परिचित थे, लेकिन ये कोई भर के आ रहा है तो वो तो बिल्कुल मूर्खता होगी। अब देखो इसमें आप याद रखना कि टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी, चिकनी मिट्टी होती है, मिट्टी मान सकते हो आप। तो इस मिट्टी के मुद्राओं का उपयोग होता था सिंधु घाटी में, तो इसका उत्तर होगा टेराकोटा। सही होगा लगभग सबका उत्तर। अगला सवाल है, अगला सवाल आ रहा है, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? आप सबको पता आ रहा है, सबने रट्टा मार रखा है। कई सवाल ऐसे आते हैं जो हमने बहुत कम पढ़ते हैं। इन्हीं में ऐसे सवालों में से ये है, आप उस लगभग को पता होगा जिन्होंने तैयारी की है 1921, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, बीबी लाल, बीके थापर, क्या क्या पढ़ रखा है। इस प्रकार का सवाल आए, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख। अब इसमें ऑप्शन में ये सवाल पढ़ते ही दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, 1921, जॉन मॉर्सल, क्या क्या नाम याद आ रहे, तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन, अच्छा सवाल है ये। ऑप्शन 4 आपके विलियम ब्रंटन, जॉन ब्रंटन, चार्ल्स मेसन और दयाराम साहनी। अब 90% आप देखोगे कि लगभग ये नाम सुना हुआ लग रहा है, बाकी ये तीनों नाम नए हैं। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि आजकल एग्जाम में जो पेपर सेट करते हैं, पेपर बनाते हैं, वो भी बड़े चालाक होते हैं। जैसे अब लगभग का आइडिया होता है कि यार ये दोनों नाम मिलते जुलते हैं तो इन दोनों नामों में से होगा, कई आइडिया लगाते, कई तुक्के मारते। तो इस प्रकार ब्रंटन 2 जगह आया, विलियम ब्रंटन, जॉन ब्रंटन, तो इनमें से भरेंगे वो। लेकिन आजकल एग्जाम में सवाल भी इस प्रकार के आते हैं कि हमसे ज्यादा होशियार हो गए। तो सवाल था, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया? इसका उत्तर मैं बता दूं आपको कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले जिक्र चार्ल्स मेसन ने किया था 1826 में। 1826 में, सन भी याद रख लेना। 1826 में एक व्यक्ति थे चार्ल्स मेसन। वैसे तो ये 7वीं शताब्दी में इसकी ईंटें निकालना चालू कर दिया था कि यहाँ भगवान की दी हुई ईंटें मिली है, लोग अपने मकान बनाते थे, काफ़ी वेस्टेज हुआ यहाँ की उत्खनन साइड का। लेकिन सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने यह जिक्र किया था 1826 में कि यार यहाँ कोई पुरातात्विक स्थल हो सकता है। तो ये सबसे पहला जिक्र चार्ल्स मेसन ने किया था। अगला सवाल,
अगला सवाल ध्यान से सुनना, आराम से। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? मैं बार बार कह रहा हूं, इस पे आपके एग्जाम में 2 सवाल ऐसे सही होंगे जो नहीं को नहीं पढ़ने वाले। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के में प्राप्त नहीं हुए? तो देखो, घोड़ा, हाथी, गाय या शेर। तो इसका उत्तर है, ध्यान से सोचो, कि घोड़े का अवशेष सुत का गेंडोर में मिल रहा है, एक स्थल पढ़ा होगा आपने। हाथी, शेर या गाय? तो इसका उत्तर है गाय। इसमें ज्यादा डिटेल नहीं डाल रखी। अगला सवाल है, राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में है? सिंपल सा सवाल, राखी गढ़ी भारत के किस जिले में है? देखो, राखी गढ़ी, ऑप्शन भी दे देता हूं मैं आपको। राखी गढ़ी के 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा। इसका ऑप्शन राखी गढ़ी हिसार जिले में है, और हिसार कहां पड़ता है? हरियाणा में। जिला भी याद रख लो, हिसार हरियाणा में। राजस्थान में है नहीं, आप राजस्थान वालों को पता है। गुजरात, उत्तर प्रदेश में नहीं है, राखी गढ़ी हरियाणा में। अगला सवाल है, अगला सवाल देखो, और राखी गढ़ी के बारे में मैं बताता चलूं कि राखी गढ़ी भारत में सबसे बड़े स्थलों में से है। राखी गढ़ी सबसे बड़े स्थल में से एक है, राखी गढ़ी, जिसका उत्खनन हुआ था। सवाल है, निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? निम्न में से सबसे छोटा स्थल कौन सा है? तो देखना, लोथल, हड़प्पा, अलाहादीन और मोहनजोदड़ो। 3 नाम आपने सुन रखे हैं शायद, लगभग ने ये इसका जिक्र थोड़ा सा कम सुना होगा आपने। लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और अलाहादीन। तो देखो, इसका उत्तर होगा अलाहादीन। ये सबसे छोटा स्थल था और ये सबसे बड़ा स्थल था मोहनजोदड़ो। हड़प्पा छोटा स्थल था और ये पाकिस्तान में है, और आपको पता है मोहनजोदड़ो भी कहाँ है? पाकिस्तान में है। अभी ये दोनों छोटे और बड़े स्थल कहाँ है? पाकिस्तान में। तो बड़ा स्थल की बात आए तो मोहनजोदड़ो करना है, और छोटा स्थल आए तो अलाहादीन करना है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर जुते हुए खेत के अवशेष मिले? राजस्थान के एग्जामों में इस पर संबंधित सवाल कई बार 50 बार पूछा गया होगा। राजस्थान के जितने भी एग्जाम होते हैं, आप पीछे के पेपर उठा के देखोगे तो 50 बार आया, और सबसे इजी सवालों में से गिना जाता है। आजकल नहीं पूछा जाता, आजकल पहले 5-4 साल पहले इसका काफ़ी जोर था। सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल पर जूते हुए खेत के अवशेष मिले? तो ये जो सवाल आपका लगभग सबका सही होगा मेरे ख्याल से। यदि ये भी सही नहीं है तो थोड़ा वापस आपको सोचने जरूरी हो गया है कि कालीबंगा में जूते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, तो इस पर मुझे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल है, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान। लेकिन ऑप्शन में ये आया है, ऑप्शन में इनके राज्यों का जिक्र किया है, राजस्थान, काबुल, बलूचिस्तान और सिंध। अब देखो, ये सवाल सिंपल सा है, आपको पता है मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, सिंध राजस्थान भारत में है, काबुल अफगानिस्तान में है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, सिंध पाकिस्तान में। लेकिन आपको पता है कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, और ये सिंधु नदी सिंध के आसपास, सिंधु नदी के नाम से इसका नाम सिंध पड़ा है। तो ये मोहनजोदड़ो कौन से राज्य में है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत में। अगला सवाल, सिंपल सा सवाल,
किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? सिंध का बाग, इसको सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है। यदि सवाल में आ जाए कि सिंध का नखलिस्तान, नखलिस्तान बगीचे को बोलते हैं, रेगिस्तान में बगीचा होता है, सिंध का नखलिस्तान, यह आ जाए तो भी एक ही सवाल होगा। तो अब आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ आइडिया किस नगर को सिंध का बाग या नखलिस्तान कहा जाता है। तो आपको पता है सिंध में कौन सा है? सिंध में लोथल भारत में है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, अलाहादीन। तो इसमें सीधा सा सवाल है, मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किसके समकालीन नहीं थी? ऑप्शन निम्न आया है तो ऑप्शन आपको दे देता हूं। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और ग्रीक सभ्यता। देखो, आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी तो इसके व्यापारिक संबंधों का जिक्र आपने जरूर पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता किन किन सभ्यताओं से व्यापारिक संबंध थे। तो आपने मिस्र का जिक्र भी पढ़ा होगा, मेसोपोटामिया से काफी संबंध था, उस समय ग्रीक की सभ्यता भी थी, लेकिन चीन की सभ्यता उसके समकालीन नहीं थी। तो इसका उत्तर आएगा चीन की सभ्यता। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के वृहद स्नानागार के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? वृहद स्नान, सबसे बड़ा जो मिला है अवशेष जो जिस चीज के मिले हैं वो वृहद स्नानागार के। तो वृहद स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इन दोनों में से कंफ्यूजन होते हैं ज्यादातर। लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और अलाहादीन। अलादीन का जिक्र ज्यादातर छोटे स्थलों में आता है, बाकी इसका नाम नहीं आता। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, फटाफट उत्तर सोचा करो दिमाग में, मोहनजोदड़ो। आपको याद भी नहीं हो रहा है तो आपको यूं याद रख लो कि बड़ा बाथरूम मोहन जी के यहाँ है, तो मोहनजोदड़ो याद रह जाएगा। मैं भी याद करता था कभी। तो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का वृहद स्नानागार कहाँ है? मोहनजोदड़ो। अगला सवाल, 16वां सवाल आप क्या आ रहा है? कितने सवाल सही? आप सोच लो कितने सवाल सही किए आपने। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य कहां मिले? सिंपल सा सवाल, अजीब सा सवाल है, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो उत्तर अपने आप मुझे पता है, इसका बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबका सही होगा। क्योंकि आपको पता है कि आज का वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के सवाल पूछेंगे और मैं यहाँ सभ्यता में बताऊंगा, ऑप्शन देखना आप। लेकिन यदि ये पेपर में कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो पेपर में आते हैं तो हमें पता नहीं होता कि किस टॉपिक से लिया गया। कई सवाल ऐसे होते हैं जिनका पता ही नहीं होता किस टॉपिक से लिया गया। तो इस प्रकार का ये सवाल है। तो यहाँ तो आपको बढ़ने में कोई समस्या नहीं आएगी। चांदी के उपलब्धता का सबसे प्राचीनतम प्रमाण है वो हड़प्पा संस्कृति में मिला है। अगला सवाल है, अगला सवाल ध्यान से देखो, स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सी जगह खोजे गए, कौन से राज्य में खोजे गए? ये सवाल है। स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई, किस राज्य में हुई? सोचो दिमाग में, आपके दिमाग में आया होगा, आपने तैयारी की है तो आना चाहिए। क्या उत्तर होगा बिना ऑप्शन के? कई बच्चे वो पूछते हैं हमें ऑप्शन बताओ, ऑप्शन बताओ, इसका मतलब क्लियर नहीं है, बिना ऑप्शन के आप बताओ। और बिना ऑप्शन के जब बताने लगोगे तो आपकी तैयारी भरपूर है, पूरी है। ऑप्शन आपके ये 4 ऑप्शन है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। और इसका उत्तर होगा गुजरात। सबसे ज्यादा स्थल भारत में स्वतंत्रता के बाद में, क्योंकि आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, स्वतंत्रता से पहले पाकिस्तान में थे और सारे स्थल विभाजन के बाद पाकिस्तान में चले गए। तो बाद में उत्खनन हुआ, भारत में बहुत जगह खोजा गया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उत्खनन हुआ, उत्खनन स्थल मिले वो गुजरात में मिले। ये भी याद रखने वाली बात है। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मोहर पर किन जानवरों का अंकन था? देखो, आपको 2 सवाल इसमें तैयार हो रहे हैं कि एक तो सवाल आता है कि पशुपति शिव की मोहर कहाँ मिली है, तो मोहनजोदड़ो में मिली है। और अब ये थोड़ा सा डीपली सवाल पूछा गया कि उस जो
मुहर थी, उस मुहर पर किन किन जानवरों के चित्र अंकित थे? ऑप्शन थोड़ा सा टिपिकल सवाल हो सकता है। व्याघ्र, हाथी, गेंडा और भैंसा। देखो व्याघ्र का मतलब मैं आपको बताता चलूं कि बाघ होता है, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, कोई नया जानवर नहीं है। व्याघ्र, हाथी, भैंसा और गेंडा। अब देखो इसको देखने से पहले मैं आपको वो मुहर दिखाता हूं कि इस मुहर को देखो आप, इस मुहर में देखोगे आप तो देखो यहां आपको दिखेगा हाथी दिखेगा, यहां आपको दिखेगा भैंसा, जो तो हाथी दिख रहा है आपको, थोड़ा सा चित्र क्लियर नहीं है, हाथी दिख रहा है, भैंसा दिख रहा है, यहां गेंडा दिख रहा है, यहां बाघ दिख रहा है। ये 4 जानवर दिख रहे हैं, हाथी, भैंसा, गेंडा और बाघ। तो ऑप्शन क्या थे अपने? बाघ, हाथी, भैंसा और गेंडा, चारों ऑप्शन है। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। याद रखना इस चित्र को। ये पशुपति बैठे हैं, चारों तरफ पशु है, यहां हाथी खड़ा है, यहां बाघ है, यहां भैंसा है और यहां गेंडा है। 4 जानवरों के चित्र इसमें दिख रहे होंगे। ध्यान से देखना इस चित्र को, चारों के आपको याद है पशुपति की मुहर है। ये कहां से मिली? मोहनजोदड़ो से। अगला सवाल है, सिंपल सा सवाल है, अफगानिस्तान में निम्न में से कौन से सिंधु सभ्यता के स्थल है? अब देखो आजकल सवालों का पैटर्न मैं की बात मैं करूँ तो सवालों का पैटर्न आजकल थोड़ा सा अलग सा हो गया है। अलग सा ऐसे हो गया कि हमारे समय में सवाल कुछ ऐसे पूछे जाते थे कि एक सवाल आया, उसके नीचे ऑप्शन आते थे ए, ब, स और द, 4 ऑप्शनों में से एक सी। आजकल बहुत सारे सवाल ऐसे आने लगे हैं जैसे सम्मिलित कीजिए, या 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 3 सही है, उपरोक्त सभी सही, 1 और 2 सही है। इस प्रकार के सवाल आजकल नए चलन में आ रहे हैं। तो ऐसे सवालों में से जुड़ा हुआ ये है, अफगानिस्तान में निम्न में से कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थल है? और ऑप्शन आपके हैं केवल 1 सुरतागोई, मुंडीगाक, मांडा और अलाउद्दीन। तो केवल 1 है, 1 और 2 दोनों है, 1, 2 और तीनों है, या सभी है? थोड़ा सा सोच के बताना इसमें। देखो मैं आपको बता दूं कि ये 2 स्थल जो है सुरतागोई और मुंडीगाक, ये दोनों स्थल अफगानिस्तान में है, ये पाकिस्तान में है और ये जम्मू एंड कश्मीर में भारत में है, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 1 और 2 दोनों। इस प्रकार के सवालों थोड़ा सा ध्यान से, बहुत नॉलेज की आवश्यकता होती है इस प्रकार के सवालों में। तो इस प्रकार के सवालों की आवश्यकता होगी। 20वां सवाल आ रहा है। आशा है मुझे आपके उत्तर अच्छे आ रहे होंगे, आपने तैयारी की है, परीक्षा के नज़दीक बैठे हो तो तैयारी आपकी भरपूर होगी। 20 में से 20 सवाल लाने वाले भी मिलेंगे आपको, जिनके उत्तर 20 के 20 सही है। सवाल है, अगला सवाल है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, ये सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक प्रणाली जो थी, धर्म की, आस्था की जहाँ बातें होती है उसमें इस प्रकार के सवाल निकल के आते हैं। तो धार्मिक जीवन कैसा था? तो उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास किस पर करते थे? आत्मा और ब्रह्म में विश्वास करते थे, कर्मकांड में विश्वास करते थे, मातृ शक्ति में विश्वास करते थे, या यज्ञ प्रणाली में विश्वास करते थे? देखो कहीं भी जिक्र नहीं आता है कर्मकांड का, आत्म ब्रह्म का, यज्ञ प्रणाली का, कहीं जिक्र नहीं मिलता है इसमें। मातृ शक्ति का जरूर जिक्र मिलता है कि इनमें मातृ शक्ति पर विश्वास किया जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का इस प्रकार का सवाल आए तो मातृ शक्ति उत्तर होगा। 21वां सवाल, 21वां सवाल ये है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? ऐसा कौन सा स्थल है जहां उत्खनन में एक सुनियोजित व्यवस्थित जल प्रबंधन प्रणाली मिली है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से समझना। सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जहां उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के अवशेष मिले हैं? और ये आपके ऑप्शन है धोलावीरा,
लोथल, कालीबंगा और आलमगीरपुर। आपको मैं बताता चलूं, आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, याद रख लेना। बाकी आपके धीरे हो जाएगा। तो इसका उत्तर होगा धोलावीरा। याद रखना, आपको उन्नत जल प्रबंधन धोलावीरा में उत्कृष्ट टाइप का मिला है धोलावीरा, और याद नहीं रहे तो धोलावीरा को यूं रख सकते हो, तो धोलावीरा में टीले टीले थे, पानी की आवश्यकता थी, इसलिए उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था की गई थी, ऐसे याद कर लेना आप। लेकिन ये काफी बार सवाल आया हुआ है। अगला सवाल है रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? ध्यान से सुना, आपको पता है कि रोपड़ जो है वो कहाँ है? हरियाणा में। तो रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर आपके आ रहे हैं सिंधु, रावी, व्यास और सतलज। तो इसका उत्तर होगा रोपड़ सतलज नदी के किनारे है रोपड़। और मैं आपको बताता चलूं, एक सवाल और बनता है कि भारत में, एक सवाल ध्यान से सुनना आप, कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहला जो उत्खनन केंद्र था, उत्खनन साइट थी, वो कौन सी थी? सबसे पहले कौन से स्थल की खोज की गई थी आजादी के बाद की बात की जाए तो इसका उत्तर भी क्या होगा? रोपड़ होगा। और ये कहां है? सतलज नदी के किनारे। और इसकी खोज 1950 में इसकी खोज उत्खनन किया गया था बीबी लाल द्वारा। ये भी याद रखना आप। तो रोपड़ की बात हुई। 23वां सवाल आपका है कि मांडा किस नदी के किनारे है? अब यार ये मांडा किस नदी के किनारे है, तो मांडा का तो पता ही नहीं है ही कहाँ ये। तो मांडा किस नदी के किनारे पूछ लिया जाए तो ये काफी कठिन सवाल माना जा सकता है। देखो ऑप्शन दे देता हूं मैं। मांडा में आपको बता दूं कि मांडा अभी मैंने बताया था कि जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू व कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में है। और इसका उत्तर है चेनाब नदी के किनारे मांडा जो साइट है, हिस्टोरिकल पैलेस जगह है, वो है मांडा नदी के किनारे। चेनाब जो मांडा स्थल है वो चेनाब नदी के किनारे कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में, याद रखना। अगला सवाल है 24वां सवाल, लास्ट सवाल आने वाला है। निम्न में से किस फसल का उत्पादन हड़प्पाकालीन लोग नहीं करते थे? नहीं क्या सवाल है? किस फसल का उत्पादन हड़प्पा काल के व्यक्ति नहीं करते थे? उत्तर में है, ऑप्शन में है जौ, दालें, चावल और गेहूं। तो आपका उत्तर क्या होगा? इसका मैं बता दूं, उसका उत्तर होगा दालें। दालों का अवशेष इसमें नहीं मिले कि दालें थी नहीं थी, उत्पादन करते थे। जौ का मिला है, चावल और गेहूं के बारे में भी जिक्र मिलता है। गेहूं चावल बहुत जगह चावल के अवशेष भी मिले हैं, ये आपने पढ़ रखा है, लेकिन दालों का कहीं जिक्र नहीं मिलता है। लास्ट आपका सवाल है ये कि हड़प्पा सभ्यता की खोज, सिंपल सा सवाल, लास्ट सवाल, किस वर्ष की गई थी? आप सबको पता है, सबसे पहला सवाल ये आता है, सबसे पहला सवाल आता है ये हड़प्पा सभ्यता की खोज। इसका उत्तर मैं जल्दी से बता दूं, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। सिंपल सवाल था। तो मैंने ये 25 सवाल का जो संग्रह किया है, 25 में इजी, मीडियम और हार्ड तीनों प्रकार के सवाल, और मैं मानता हूं कि जिनकी तैयारी अच्छी है, जो 100% सिलेक्शन की दौड़ में है, वो कम से कम 25 में से 20 सवाल जिन्होंने सही किए, पहले से आ रहे थे, 20 सवाल सही किए हैं, तो वो श्योर है सिंधु घाटी सभ्यता वाले टॉपिक उसका क्लियर मान सकते हो। हालांकि 20 से 25 में से 25 लाओ तो और अच्छी बात है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपके कितने सवाल सही हुए, और ये भी बताना कि इस प्रकार की जो सीरीज़ है वो आपके लिए कितने फ़ायदेमंद है। एक ऐसी ही सीरीज़ के साथ, एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ मैं जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।